हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शुरू करता हूँ आज कॉमर्स का नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन। अब कौन सा चैप्टर है वो तो आप वीडियो में देख ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसके प्रीवियस में बहुत सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉक एक्सचेंज, और पिछले दिन होलसेल ट्रेड का ऑब्वियसली पार्ट 1 आया था एंड पार्ट 2 भी आ गया था। वो सब आपने बिल्कुल देखे कि नहीं देखे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको ये इंश्योर कर लो कि उसको तुमको देखना है, बिल्कुल अच्छे से देखना है, ठीक है। बिल्कुल मैं रिवीजन अच्छे से करा रहा हूँ, ईमानदारी के साथ करा रहा हूँ। ईमानदारी के साथ मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो तुमको भी ईमानदारी के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अब वेलकम करेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर को। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है सर, बता दीजिए सर, बता रहे हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे सबसे पहला ही क्या है, ये नोट्स जो कि है, ये नोट्स एकदम छोटे से मैंने बनाया है, जितना रिलेटेड है उस हिसाब से मैंने बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। ये वीडियो किसके लिए सफिशिएंट है। कोई बोलता है आईएससी, लेकिन सारे बोर्ड्स जिसके जिसकी ये चैप्टर कॉमन है, हर कोई पढ़ सकता है। जिसकी जिसकी ये चैप्टर कॉमन है, हर कोई पढ़ सकता है। जैसे कि सीबीएसई में भी होता है, स्टेट बोर्ड में भी होता है ये चैप्टर कॉमन। अरे आपको जाति में बांट दिया गया है, लेकिन काम तो सेम ही है ना। आपको काम तो सेम ही है ना। तो बिल्कुल आप लोग भी पढ़ सकते हो, सीबीएसई वालों, स्टेट बोर्ड वालों, ये कंफ्यूज मत रहे ना कि ये आईएससी का है सिर्फ, ठीक है। आपके बिजनेस स्टडीज में होगा ये चैप्टर, तो आप भी इसको ये इंश्योर कर लीजिए कि आप भी इसको पढ़ रहे हो, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो बैठे बैठे। इतना अच्छा कंटेंट तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन तो कर दो यार, सब्सक्राइब तो कर दो अपने चैनल को, अपने इस चैनल को। मेरा चैनल नहीं है ये, तुम्हारा चैनल है, तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव बीन रेफर्ड टू दोज एक्टिविटीज दैट पीपल अंडरटेक टू फुलफिल एन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब सिंपल टर्म्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको बोला जाता है, जो एक्टिविटी हम लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं। जो एक्टिविटी को करके हमें पैसा मिलता है, जो एक्टिविटी को करके हमें मनी मिलता है, कैश, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पैसा किन किन चीजों से आता है, पैसा किन किन चीजों से आता है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। बिजनेस, एक तो बिजनेस करके तुमको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। बिजनेस करते हो तो पैसा मिलता है ना। दूसरा प्रोफेशन, अगर तुम डॉक्टर हो, अगर तुम चार्टर अकाउंटेंट हो, अगर तुम लॉयर हो तो तुमको बिल्कुल पैसा मिलेगा। प्रोफेशन ये है, प्रोफेशनल सर्विसेज हम लोग देते हैं। ऑब्वियसली जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग क्या देते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं। तो उस ये कैटेगरी को क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। और तीसरा, कहीं पे नौकरी करके या कहीं पे जॉब करके पैसा कमा सकते हो। किसी के अंडर काम करके, किसी के लिए काम करके तुम जो पैसा कमाते हो उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है, जो एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है, जैसे कि हमारी मदर हमारे लिए रोज खाना बनाती है। कभी क्या हमारी मदर मदर ने कभी कभी बोला है कि अरे बहुत दिन हो गया तेरे लिए खाना वाना बनाया, चल ये पैसा निकाल के दे, कभी बोला है। तो वो सब काम इमोशनल सेंटिमेंटल में किया जाता है। हमारी मम्मी इतना हमारे लिए ख्याल करती है, ख्याल रखती है, तो वो सब चीज एकदम फ्री का चीज होता है। उसको बोलते हैं एकदम माँ की ममता। तो वो सब एक्टिविटीज जिसमें पैसा, जिसको करने से पैसा हमें नहीं मिलने वाला है या हम लोग नहीं कमाते हैं, जो ऐसे ही हम लोग शौक के लिए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, पर्सनल एंड फिजियोलॉजिकल, ये सेटिस्फिकेशन, ठीक है। कभी कभी तुम लोग मंदिर जाते हो, ये पंडित जी या तो मंदिर में जो ऑब्वियसली भिखारी लोग रहते हैं, उनको क्या करते हो, उनको मतलब पैसे डोनेट करते हो। तो ये सब किस कैटेगरी में फॉल करता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। मतलब कि अपने पर्सनल या अपने फिजियोलॉजिकल सेटिस्फिकेशन के लिए हमने क्या किया, दान किया। वो सब सारे चीज क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें जिसको करने से हमें
सेटिस्फिकेशन अंदर से मिलता है, लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता, हमें नोट्स नहीं मिलता, हमें गांधी जी देखने को नहीं मिलते, है ना। चलो आगे। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज a human activity desired towards producing or acquiring wealth through buying and selling goods. मतलब कैसे वेल्थ इकट्ठा करना है, बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। मतलब किसी मैन्युफैक्चरर से हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे गुड्स और सेल कर देंगे किसी कस्टमर्स को, किसी फाइनल कंज्यूमर्स को हम लोग सेल कर देंगे। उसी चीज को तो बोलते हैं बिजनेस करना। बिजनेस करने का मतलब तुम क्या समझते हो? बिजनेस करने का मतलब तो तुम यही समझते हो ना, है ना। उसके बाद दे आर एंगेज इन दिस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड द नीड्स ऑफ अदर पीपल। तो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कि सबसे पहले बिजनेसमैन लोग क्या करता है, अपने घर चलाने के लिए और उसके बाद अपने कंज्यूमर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो लोग बेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं और अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं हर नीड से, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, अरे एक बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना। सिंपल बात है ना। एक बिजनेसमैन, अगर तुम ही बिजनेसमैन हो तो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, दान धर्म करना, समाज सेवा करना। अरे झूठ मत बोलो, दान धर्म करना ही सेकेंडरी है ना, लेकिन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, अर्न ए प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करे। चलो अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी and it undertaken to earn money and it is undertaken to earn money। तो किसको बोलते हैं, मतलब इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉर्मली वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसको क्यों किया जाता है, पैसा कमाने के लिए। बिजनेस एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म करते हैं, समाज सेवा करने के लिए नहीं, करने के लिए कमाते हैं, बट सबसे पहला मोटिव क्या रहता है हमारा, पैसा कमाना। चलो, है ना। चलो अब हम लोग नए पेंट से थोड़ा ट्राई करेंगे, बहुत दिन से हम लोग पीले पीले पेंट से ट्राई करें, है ना। चलो तुम्हारे लिए कितना कुछ करना पड़ता है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो प्रोडक्शन करो, उसके बाद उसको प्रोक्योर करो, उसके बाद उसको रखो, संभाल के रखो, जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी कंडीशन में रहे, तभी तो बिकेंगे ना तुम्हारे गुड्स, वरना तो कोई खरीदेगा भी नहीं, नालायक को। चलो सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में क्या मिलता है उसको, पैसा। ये पैसा, हरे हरे नोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रॉफिट अर्निंग as it is the one of the core reason to perform business activity। तो प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है, सबसे मेन रीजन होता है। तुम बिजनेस क्यों करते हो, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि हम लोग मुनाफा कमाना है, मुनाफा कमाना है, यही रीजन की वजह से हम लोग प्रॉफिट मतलब बिजनेस करते हैं ना। उसके बाद डीलिंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली। तो गुड्स एंड सर्विसेज में डील हम लोग क्या करते हैं, रेगुलरली करते हैं। गुड्स को खरीदा बेची, रेगुलरली चलता रहता है, वरना ये बिजनेस किस बात का कहलाएगा। तुम साल में एक बार कर दिए तो उसको बिजनेस बिजनेस बोलोगे, तुम बोल सकते हो, लेकिन वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। रेगुलरली चलना पड़ेगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एज देर इज ऑलवेज ए प्रॉफिट, मतलब ये पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। तो लॉसेस का भी मतलब पॉसिबिलिटी है, लॉस भी तुमको हो सकता है बिजनेस में, हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होगा तुमको, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग तो रिस्क को बेयर करना पड़ता है। स्कैम किसने किसने देखा है, बोलो स्कैम किसने किसने देखा है। स्कैम 1992 तो तुमने बहुत बार ही देखा होगा। उसका ही मतलब क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। इसका मतलब रिस्क है तो रिस्क है, हर्षल ना तो बोलता रहता है ना, रिस्क है तो रिस्क है, तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा बिजनेस का। अब कंपैरिजन करते हैं बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का, मतलब बिजनेस और प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चलता है, इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। चलो चलो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो सबसे पहले मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट पढ़ते हैं। मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। मतलब कि जो ओनर रहेगा उसी का डिसीजन से तो बिजनेस खोलेंगे ना। बिजनेस खोलेंगे कैसे, ऑब्वियसली अगर मैं बिजनेस खोलना खोलना चाहता हूँ तो मेरे ही डिसीजन से बिजनेस खोलेंगे ना। मैं
अपने दूर वाले फूफा जी के डिसीजन से तो बिजनेस नहीं खोलूंगा ना। और जो लोग ऐसे करके बिजनेस खोलते हैं उन्हीं का बिजनेस डूबता है। सबसे पहले मेरा डिसीजन होना चाहिए कि हाँ मैं खोल रहा हूँ बिजनेस, या अभिषेक झा खोल रहा है बिजनेस, आपके सर खोल रहे हैं बिजनेस, तब ये मेरा डिसीजन होना चाहिए, है ना। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में तो ऐसा नहीं है ना कि फर्जी डॉक्टर आ गया। मतलब अगर तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं तो, और तुमने डॉक्टर की डिग्री नहीं ली है, तुमने एमबीबीएस नहीं किया है, फिर भी जाके मतलब बैठ गए कि अरे मेरे पापा डॉक्टर हैं, इसके बाद तो मैं ही डॉक्टर बनूंगा ना। मेरे को ही मतलब मेरे को बैठना पड़ेगा इधर, इस सीट में मेरे को बैठना पड़ेगा, ये मेरा जायदाद है, ऐसे तुम हक नहीं जमा सकते। तब तुमको लोग बेवकूफ बोलेंगे और तुम्हारे क्लिनिक में कोई नहीं आएगा, बिकॉज ये जायदाद नहीं होता है, ये एक प्रोफेशनलिज्म होता है जो कि मेंबरशिप लेने से होता है। ठीक है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वही लोग प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उनके बेटी या तो उनकी कुछ जिनके पास मेंबरशिप आईडी नहीं है वो लोग नहीं दे सकते हैं। मेंबरशिप रहना जरूरी है, जाओ पहले मेंबरशिप लो, बनो वो चीज। ठीक है, चलो। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो बस तुमको एक लेटर मिलने का दरकार है, तुम बस इंटरव्यूज दो और तुमको एक अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। वो आते ही तुम क्या बन सकते हो, एम्प्लॉय बन सकते हो, नौकरी लग जाएगी तुम्हारी, है ना। नेचर ऑफ वर्क पढ़ते हैं, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। और पब्लिक को सर्विस देना ही सबसे मेन फैक्टर है ना। नहीं सर, आपने तो अर्निंग प्रॉफिट बोला था, हाँ, लेकिन फैक्टर तो है ना, मेन फैक्टर नहीं है लेकिन फैक्टर तो है ना, सर्विसेज तो देनी देनी है पब्लिक को, तभी तो प्रॉफिट अर्न उसी से होगा ना। चलो, रेंडरिंग ऑफ रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। अच्छा, तुम किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हो तो तुमको अकेले में मतलब चेक करता है ना, तुमको पर्सनल में चेक करता है ना, एक्सपर्ट सर्विसेज देता है ना, कि मतलब देख के ही समझ जाता है डॉक्टर जी, डॉक्टर जी तुमको देख के ही समझ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, इसको पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, या गला दर्द हो रहा है, या झूठ बोल रहा है। कभी कभी डॉक्टर बोल देता है और उनके पास ऐसी अंदरूनी शक्तियां रहती है कि वो लोग हम लोग से ज्यादा समझते हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं बिकॉज वो ऑब्वियसली डिग्रीज लिए हुए हैं, वो लोग एक्सपर्ट है इस मामले में, है ना। परफॉर्मिंग वर्क एज पर ए सर्विस और रूल्स ऑफ सर्विस, मतलब एम्प्लॉयमेंट में तो सेम है ना, जैसा ऑफिस का कल्चर रहेगा, जैसा ऑफिस का रूल्स रहेगा, जैसा ऑफिस का सर्विस रहेगा, उस हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा। उस हिसाब से तुम काम नहीं किए, तुमको फायर कर दिया जाएगा। फायर मतलब गोली नहीं मार देते हैं बिल्कुल, नालायक। फायर मतलब क्या होता है, फायर मतलब तुमको निकाल दिया जाएगा ऑफिस से, है ना। चलो, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन लगता है क्या? अगर तुम गवार भी हो फिर भी चलेगा, अगर कोई गवार भी है, अगर कोई अनपढ़ भी है फिर भी बिजनेस खोल सकता है। चाय वाला देख लो, चाय वाला स्टॉल अपने, ये बाहर बाहर में जाओ, तुम लोग जो पुचके खाते रहते हो गंदे गंदे हाथों से, मतलब ये भैया जी के गंदे गंदे हाथों से जो पुचके खाते रहते हो, पुचके यहाँ तो कोलकाता में फुचके बोलते हैं, कभी कभी कि मतलब ये कहीं कहीं गोलगप्पे भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो गोलगप्पे जो खाते रहते हो उनके लिए तो कुछ कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन नीडेड नहीं है, बिल्कुल है तो गवार भी होना बनता मेरे भाषा में। ठीक है? लेकिन हाँ, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। यहाँ पे तो बिल्कुल प्रोफेशनल सर्विसेज तुम बिना क्वालिफिकेशन या बिना नॉलेज की तुम नहीं कर सकते। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए तुमको ट्रेनिंग चाहिए और तुमको एक्सपर्टीज चाहिए, तुमको एक्सपर्टीज चाहिए और तुमको ट्रेनिंग चाहिए। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए, उतने भी हाई फाई क्वालिफिकेशन वो लोग नहीं मांगते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तुम्हारे ऑफिस में, मान लो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उस ट्रेनिंग के तहत तुमको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी। चलो, रिटर्न क्या मिलता है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशनल सर्विसेज जो देते हैं उसको प्रोफेशनल फीस मिलता है, जैसे कि तुम डॉक्टर को फीस दे के आते हो, हजार हजार, दो दो हजार, तीन तीन हजार रुपए फीस दे के आते हो डॉक्टर को। 5 मिनट 10 मिनट देखा तुमने, इतने इतने फीस खर्च कर दी, तो वो क्या होता है, प्रोफेशनल फीस। एंड इसका सैलरी है और वेजेस। एम्प्लॉय को क्या मिलता है, बेचारे को महीने के एंड में सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है, उससे ही वो अपना सुखी संसार बसाता है।
और क्या चाहिए, है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसा, पैसा इन्वेस्टमेंट कौन सबसे ज्यादा करता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा ही करना पड़ता है ना। और प्रॉफिट भी अनसर्टेन रहता है, इरेगुलर रिस्क रहता है, बहुत सारा रिस्क उठाना पड़ता है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन गवार भी होना मांगता, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए उसको, पैसा पूंजी लगाना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉफिट भी अनसर्टेन है ना। बहुत सारे हम लोग को एनालिसिस चाहिए बिजनेस करने के लिए। यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल नीडेड, मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए क्या ही लगता है, एक रूम, एक ये टेबल, एक कुर्सी, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा, बहुत कम में कम में हो जाए, ठीक है। बस थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बस थोड़ा सा अमाउंट लगेगा, लेकिन फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन फॉर सम रिस्क। तो फीस क्या रहता है, रेगुलर रहता है, थोड़ा सा रिस्क रहता है, ज्यादा रिस्क नहीं रहता है। और यहाँ पे तो एम्प्लॉय तो अपना बिंदास है, कुछ पैसा नहीं लग रहा है उसको, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, कुछ पैसा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल सैलरी एंड वेजेस के लिए भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि वो अच्छे से काम करेगा तो बिल्कुल उसको सैलरी एंड वेजेस हर मंथ में उसको 1 तारीख को मिल जाएगा। उसको कोई बर्डन नहीं है, कोई मतलब चिंता ही नहीं है, उसका माथे में कोई प्रेशर ही नहीं कोई क्रिएट कर रहा है, आराम से आएगा, चला जाएगा काम करके। काम करके बिना काम किए तो फायर कर देंगे, है ना। चलो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ट्रांसफर पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज। ट्रांसफर पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज, मतलब एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस में तुम ट्रांसफर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आज मैं मान लो गोलगप्पा बेचता हूँ, ठीक है। मैं मान लो गोलगप्पा बेचता हूँ, अभिषेक गोलगप्पा स्टॉल, अपने दुकान का नाम मैंने रखा था। उस इतना मैंने खराब गोलगप्पे बना दिए कि मेरे गोलगप्पे बिकने से बंद हो गए, बिकना ही बंद हो गया, है ना। उसके बाद मैंने टी स्टॉल डाला, अभिषेक टी स्टॉल, एकदम धमाकेदार चलने लगा। तो ट्रांसफर बिल्कुल पॉसिबल है ना। थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज लगेगा, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, बिजनेस रजिस्टर्ड है, तब तो फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे ट्रांसफर क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। यहाँ पे एक ही कंपनी में क्या आप एम्प्लॉयमेंट हो, एक कंपनी में आप टैक्स सेक्टर में काम करते हो, अचानक से क्या आपका मन हुआ तो आप कोई दूसरा सेक्टर में चले गए, लॉ वाला सेक्टर में चले गए, नहीं होगा ना, बिल्कुल पॉसिबल। आपको सीधा बोलेंगे, "ए, तुम इधर आओ", सीधा ऐसे बॉस बोलेगा, "ए, तुम इधर आओ, तुमको दूसरा सेक्टर में जाना है ट्रांसफर होने"। उसके बाद तुम बोलोगे हाँ सर, बोलोगे ठीक है जाओ, लेकिन यहाँ से बाहर जाओ और परमानेंटली जाओ, है ना। चलो, आगे बढ़ते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? नो कोड इज ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब्ड, मतलब बिजनेस जैसे मर्जी वैसे करो, कोई तुमको रोकने नहीं वाला है, कोई तुमको टोकने नहीं वाला है, बस इलीगल वाला मत करना। ऐसा मत करना कि भाई मैं और मेरा दोस्त किडनैपिंग का बिजनेस करते हैं, रात को 12 बजे, रोज का प्लान है हमारा, रात को 12 बजे 3 बच्चे उठा के लाते हैं, किडनैपिंग का बिजनेस है, तो वो तो इलीगल हो जाएगा भाई, उसमें तो तुमको जेल वेल सब हो जाएगा, तो वो सब काम नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। जो प्रोफेशनल, जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने, प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या होता है, जो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ने सिखाया होता है, जैसे चार्टर अकाउंटेंट को कौन सिखाता है? आईसीएआई। जो कोड ऑफ कंडक्ट नियमों का पालन करना पड़ता है, अपने इंस्टीट्यूट से जो सीख के आते हैं, और नियमों का पालन करना पड़ता है, कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, यहाँ पे भी कम हद तक फॉलो करना पड़ता है, बट उतना ज्यादा नहीं, ठीक है। बिहेवियरल एटीट्यूड उसको चेंज करना पड़ता है, बहुत सारे जो ऑफिस ऑफिस के जो रूल्स होते हैं उसको नॉर्मली फॉलो करना पड़ता है। चलिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ, मैं होप करता हूँ कि इतने तक आप बिल्कुल समझ गए हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा रेगुलरली, भूलते मत जाना जिसको जिसको मैंने रिवाइज कराया है, ठीक है। चलो, जिस जिस चैप्टर को, द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब कलर चेंज करते हैं, बहुत मन उग गया ये कलर, ठीक है। अब ये वाला कलर लेते हैं, मजेदार कलर। चलिए, सबसे पहले अब क्या क्लासिफिकेशन करेंगे, किसका? बिजनेस एक्टिविटीज का। बिजनेस एक्टिविटीज
कितने प्रकार के होते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज कितने प्रकार के होते हैं? टू कैटेगरीज के होते हैं। इंडस्ट्री, सबसे पहले तो इंडस्ट्री है। द इंडस्ट्री इज एन एक्टिविटी दैट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल एंड फिनिश्ड गुड। तो यूजफुल मतलब रॉ मटेरियल्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूजफुल एंड फिनिश्ड गुड। मतलब कि एक ऑब्वियसली एक कबार को भी एक अच्छा चीज में बदल कौन सकता है? एक इंडस्ट्री बदल सकता है। फिनिश्ड गुड में ये तब्दील कर सकता है। ठीक है, ये तब्दील, सॉरी। इंडस्ट्री कैन बी फर्दर बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री इज रेफर टू दोस इंडस्ट्री कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन करने का टाइम आता है, जो चीज हम लोग नेचुरली निकाल सकते हैं, जो चीज हमें कुदरत ने ऑलरेडी दे दिया है और उसका हम लोग अगर यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के रूप में, उसको हम लोग अगर एक्सट्रैक्ट करके यूज कर रहे हैं बेचने और खरीदने के लिए, हम लोग बेचने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को क्या बोलते हैं? उस इंडस्ट्री को कौन सा इंडस्ट्री बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि हम लोग नेचुरल चीजें का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या है यहाँ पे? जेनेटिक इंडस्ट्रीज एंड दूसरा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब पढ़ते हैं आगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? Secondary industries are those industries that make use of products which are extracted and produced the primary industries as their raw materials। तो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस हुआ है, उसी रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, उसी रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो सब काम होते हैं। क्या किसमें होते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो सब काम होते हैं। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ करता है। और चौथा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। सर्विस इंडस्ट्री क्या होता है? सर्विस इंडस्ट्री विच इज ऑल्सो नोन एज टेरिटरी इंडस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं? ये सर्विस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? सर्विस इंडस्ट्री को बोलते हैं टेरिटरी इंडस्ट्री। इट इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज व्हिच कैन फैसिलिटेट ए स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सर्विस के लिए भी तो चाहिए, अब सर्विसेज भी तो प्रोवाइड करे इंसान, तो जो भी इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल जैसे कि बैंकिंग। बैंकिंग में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करती है बैंकिंग हमको, हमारे पैसे को डिपॉजिट करती है, विथड्रॉल कर सकते हैं हम लोग इजिली, लोन्स पे ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जिसमें हमारा गुड्स एंड फ्लो का सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है कभी नहीं टूटता है और वो स्मूथ फ्लो होता है। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो इस हिसाब से। और कॉमर्स का मतलब क्या होता है? The term commerce is referred to all those activities which indirectly or directly help distribute goods to the end customers and customers। कॉमर्स मतलब क्या होता है? जो एक्टिविटी, जितनी भी दुनिया के सारे एक्टिविटीज जो हम लोग परफॉर्म करते हैं कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करने में, कंज्यूमर को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और प्लीज ये बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। हाँ, ठीक है, ओके। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स मतलब क्या हो गया? फंक्शंस ऑफ कॉमर्स मतलब हो गया हिंड्रेंस। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या होता है? द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द फॉलोइंग हिंड्रेंसेस सच एज। क्या क्या हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए फॉलो करता है? देखो सिंपल है यहाँ पे। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, ये सारे काम फंक्शंस ऑफ कॉमर्स का है। ये सारे काम है कॉमर्स का, है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स क्या होता है? सबसे पहले तो ट्रेड, ट्रेड के बारे में जानते हैं। कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कॉमर्स कितने टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं? दो कैटेगरीज में मतलब क्लासिफाइड होते हैं। ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या होता है? विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स एंड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी चीज को तो बोलते हैं हम लोग ट्रेड। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या होता है? विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अपने देश के भीतर में ही हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। जो ट्रेड मतलब खरीदा बेची
अगर अपने देश के भीतर में कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, है ना। अपने देश के बाउंड्रीज के भीतर में कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के भीतर में कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का दो टाइप है, एक तो होलसेल ट्रेड, एक रिटेल ट्रेड, सिंपल। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड, द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ट्रेड इज एक्सटर्नल, व्हिच रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बॉर्डर ऑफ द नेशंस। अपनी बॉर्डर्स, अपनी ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स से बियॉन्ड जाके अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में मतलब क्या होता है, फॉरेन जो ट्रेड करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट, है ना। एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट मतलब क्या हुआ, अगर हमने बाहर वाली कंट्रीज से अपने कंट्रीज में गुड्स को मंगवाया है तो उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ट्रेड, है ना। एक्सपोर्ट, उसके बाद इंटरपोर्ट, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, द फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट एड्स टू ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस। क्या क्या होता है, ट्रेड करने में जो चीज हमको हेल्प करता है, जो हेल्प हेल्प हमको लगता है, उसको क्या बोलते हैं, एड्स ऑफ ट्रेड, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। मतलब ये ट्रेडिंग करने में बाय एंड, तब जितने भी हम लोग बाहर बाहर जाके हम लोग ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड कर रहे हैं या तो एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहे हैं, इसमें हमको बहुत सारी चीजों का हेल्प लेना पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का हेल्प लगेगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का हेल्प लगेगा कि नहीं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस का भी हेल्प लगेगा, बैंक का भी बहुत ज्यादा हेल्प लगेगा। पैसा कहाँ आएगा, पैसा तुम कौन से अकाउंट से दोगे, आजकल तो कैश बिल्कुल नहीं चलते। इंपोर्ट कर रहे हो या तो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा तो तुमको देना पड़ेगा ना, या तो पैसा तुमको लेना पड़ेगा, कौन से बैंक से दोगे। इन सब सारी चीजों का हमें हेल्प लेना पड़ता है। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, गुड्स को स्टोर कहाँ करोगे जब तक इम्पोर्ट ना हो जाए, मतलब ये जब तक एक्सपोर्ट ना हो जाए, और इंपोर्ट हो जाने के बाद गुड्स को स्टोर कहाँ करोगे, तो इसको ही बोलते हैं वेयर हाउसिंग। एडवर्टाइजिंग, ये सारे चीज ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, जो कि ट्रेड करवाने में मदद करते हैं। ये सारी चीज मदद लेना पड़ता है इन सारी चीजों का, ठीक है ना। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस सबसे पहले क्या है, let us understand and know some of the business objectives. Objectives are needed in every area that influences the survival and prosperity of business. तो ऑब्जेक्टिव का तो यही है ना कि हमारा बिजनेस जिंदा रहे और बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे और एकदम प्रॉफिटेबल रहे हमारा बिजनेस। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस आर, सबसे पहले सबसे पहले कौन सा, मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में हम लोग एक स्टैंड बना पाए। प्रोडक्टिविटी, नए नए चीजों को प्रोडक्ट, मतलब ये नए नए चीजों को प्रोड्यूस कर पाए और रेगुलर प्रोड्यूस कर पाए, जिससे हमारा धंधा कभी बंद ना हो और कभी कम भी ना हो। हर बिजनेसमैन वही चाहता है कि हमारा धंधे में कभी मंदी ना आए, लेकिन क्या पता, उसका गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग तो चाहेंगे बिल्कुल अच्छे ही ना। इनोवेशन, इनोवेशन भी बहुत जरूरी है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत जरूरी है हमें। बिजनेस, अरे पैसा भी तो चाहिए, बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। अर्निंग प्रॉफिट भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा, हमारा उद्देश्य ही रहता है अर्निंग प्रॉफिट। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड भी डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस भी ये रहता है कि अरे मेरा वर्कर अगर अच्छा परफॉर्म करे तो मैं वही तो चाहूंगा ना कि मेरा वर्कर हमेशा अच्छा परफॉर्म करे और अच्छे एटीट्यूड में रहे, जिससे बिजनेस बहुत ऊंचाइयों में जाए एकदम, ऐसे करके, है ना। मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट भी हमको चाहिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। मैनेजर लोग परफॉर्म करे, डेवलप करे अपने बिजनेस को, छोड़, मतलब 10 साल ये पहले जैसा बिजनेस था वैसे ही 10 साल बाद है, तो बिजनेस खोलने का मतलब ही क्या। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए भी थोड़ा बहुत सोच ले, क्योंकि ऐसे रूड बनने से नहीं, क्योंकि सोसाइटी से ही बिजनेस खुलती है, सोसाइटी से ही सारा कुछ है, तो सोसाइटी के बारे में भी सोचे हम लोग। What is business risk? Business risk किसको बोलते हैं? Business risk is an important factors, an important element of business. It is always remain a part it till the business exists. जब तक
स्टार्टिंग से एंड तक रिस्क तो रहेगा ही। इसका मतलब तुम बिजनेस नहीं करोगे? बिल्कुल, अगर करना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। हर बिजनेस में रिस्क है। हर बिजनेस में धंधा बंद होने का डर है, लेकिन तुमको धंधा को ऊपर लेके जाना है, तुमको धंधा को बूम पे लेके जाना है। तो risk means probability of losses and inadequate profit due to certain, uncertain, unexpected, unwanted events। तो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है ना, अचानक से तुम्हारे मतलब अचानक से कुछ हो गया, अचानक से कोरोना आ गया। किसको पता था कि कोरोना आ जाएगा 2020 में? आ गया ना। बिजनेस डूबी ना, ऐसे ही डूब सकती है, लेकिन डूबी उसके बाद तो ऑब्वियसली लोगों ने हिम्मत किया, वापस से अपने बिजनेस को उठाने की कोशिश की। तो ऐसे रिस्क तो आते रहेंगे और तुम्हें डट कर सामना करना पड़ेगा। अगर तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो रिस्क लेना सीखो सबसे पहले, है ना। रिस्क कैसे अराइज होता है? इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस है तो रिस्क तो होगा ही। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एज वेल एज द साइज ऑफ द बिजनेस। क्या बिजनेस कर रहे हो उस पे भी रिस्क है ना। ऑब्वियसली कौन सा टाइप का तुम बिजनेस कर रहे हो और तुम्हारा बिजनेस का साइज क्या है। बड़ा बिजनेस है तो बड़े लॉसेस का डर है, छोटा सा बिजनेस है तो थोड़ा कम लॉस होगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। लेकिन रिस्क से उभर कर जो आदमी निकलता है और जो आदमी हिम्मत से काम करता है, जो आदमी रिस्क लेना सीख जाता है और जो आदमी हिम्मत से काम करता है, उनको प्रॉफिट भी मिलता है और वो उनके लिए रिवॉर्ड होता है, बिकॉज उन्हें उन्होंने बहुत रिस्क उठाया, है ना। चलो, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेस क्यों होता है बिजनेस रिस्क? सबसे पहले तो नेचुरल कॉजेस। मान लो आंधी आ गया, तूफान आ गया, बिजनेस ऑब्वियसली जहां पे मेरा ऑफिस था वो सारा का सारा ऑफिस में आग लग गया, तो वो सारे नेचुरल कॉसेस है। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता नहीं होता कि ये कॉसेस हम लोग मतलब करेंगे। हम लोग जो नहीं करते हैं, जो लोगों की गलती से नहीं होती है, जो ऐसे ही हो जाते हैं। आंधी आया, तूफान आया, कुछ भी आया, साइक्लोन आया और हमारे ऑफिस को पूरा उड़ा के लेके गया, तो ये तो नेचुरल कॉसेस बोलेंगे ना उसको। ह्यूमन कॉसेस मतलब मेरे एम्प्लॉय की गलती है, मेरे एम्प्लॉय ने कुछ ऐसी लापरवाही दिखाई जिससे बिजनेस डूब गया, जिससे बिजनेस डूब गया। मेरे एम्प्लॉय ने ऐसी कुछ गलती कर दी, या तो मैंने खुद खुद मैंने कुछ ऐसी गलती कर दी जिससे मैं अपने बिजनेस को डुबा दिया। इसको बोलते हैं ह्यूमन कॉसेस। इकोनॉमिक कॉसेस, पैसे का कॉसेस। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास फंड रेज करने के लिए पैसा नहीं है, जितना भी प्रॉफिट आया था मैंने अपने घर में लगा दिया, सारा कुछ, सारा का सारा प्रॉफिट मैंने अपने घर में लगा दिया। बिल्कुल होगा ही, है ना। और अदर कॉसेस बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। चलो, अब बेसिक फैक्टर टू स्टार्ट द बिजनेस। बेसिक फैक्टर टू स्टार्ट द बिजनेस क्या क्या? हियर इज द लिस्ट ऑफ मेजर फैक्टर दैट आर रिक्वायर्ड टू कमेंस और स्टार्ट अ बिजनेस। क्या क्या फैक्टर हम लोग को सोचना पड़ेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। कौन सा लाइन में बिजनेस में जाने वाले हैं? तुम लोग टीचिंग में जाने वाले हो, या तुम लोग कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जाने वाले हो, या तो कोई मतलब कुछ, कौन सा लाइन में हमें बिजनेस करना है, ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले। साइज क्या होगा? हमारे पास ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा बड़ा साइज हो सकता है, छोटे पैसे हैं तो बहुत कम पैसे हैं तो छोटा ही बिजनेस करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनरशिप, तो कैसा ओनरशिप रहेगा? हमारे पास अगर 3 ओनर बनेंगे तो ऑब्वियसली कितना स्टेक डिवाइड होगा, कितना शेयर डिवाइड होगा। अगर मैं सिंगल ओनर हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास 100% ही रहेगा, लेकिन मेरे मेरे दोस्तों को लेके भी मैं बना रहा हूँ तो सबका कितना शेयर रहेगा इंडिविजुअल। लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, कहाँ पे लोकेट करेगा मेरा बिजनेस? बहुत अर्बन एरिया में लोकेट करेगा या रूरल एरिया में लोकेट करेगा, वो भी डिपेंडेंट है ना। बिजनेस अगर तुम खोल रहे हो तो अच्छे एरियाज में भी तुमको लोकेट करना पड़ेगा अपने बिजनेस को। चलो, फिजिकल फैसिलिटीज, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग बिजनेस खोल के? फिनेंसिंग द प्रोपोजिशंस, उसके बाद ये कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स। जिन भी एम्प्लॉयज को हम लोग रखेंगे वो लोग कमिटेड होने चाहिए। वो लोग ऐसे नहीं है जो आलसी ऐसे सो रहे हैं, ऐसे मस्त हो जाएगा काम, छोड़ो धीरे धीरे काम करेंगे, ऐसे नहीं। तुम लोग स्टार्ट जब कियो तो एक कमिटेड वर्क मतलब एम्प्लॉयज को खोजना पड़ेगा और तुमको भी अच्छे से काम करना पड़ेगा जिससे हमारा बिजनेस बूम में जाए, है ना। प्लांट लेआउट, टैक्स प्लानिंग, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, तो बहुत सारे फैक्टर्स, तो ये सब बेसिक बेसिक फैक्टर्स हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ज्यादा ही कोशिश कर रहा हूँ
और आपका ये भी नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस भी खत्म मैंने करवा दिया, ठीक है। तो आप इसी तरह से रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, तो मिलता हूँ, अ, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो को लेके। चलिए अभी के लिए बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखूंगा। चलिए, बहुत 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 मजा आया आज सेशन, लेकिन आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी खैर नहीं। अगली क्लास में आऊंगा तो बिल्कुल पूछूंगा आपसे कि आप लोग पढ़ाई किए हो या नहीं किए हो। पढ़ाई इज्जत से होनी चाहिए, इज्जत से, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, है ना। चलिए, बाय, खुश रहिए।